सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश्वर राम, मेरे साथ अभी हैं अरविंद कुमार जी, जो अभियंता प्रमुख पीएचईडी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त और सभी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो अरविंद जी आज हम लोग दोनों आदमी मिलकर बात करेंगे सरकारी कामकाज पर। तो सरकारी कामकाज कैसे होता है, आपने बहुत दिन तक काम किया है, तो अभी तक आपने क्या फील किया है कि शेड्यूल कास्ट के साथ कहीं अत्याचार अन्याय होता है या सामान्य तरह से माली काम होता है? कुछ फील आपको अभी तक हुआ है नौकरी में? सबसे पहले मैं सभी देखने वालों को मैं अपना अभिवादन करता हूँ। सशक्त भारत चैनल ने एक बहुत अच्छी पहल की है और समसामयिक विषयों तथा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित समस्याओं उनको दिशा निर्देश देना, उनको बातों से अवगत कराने में एक अच्छा पहल निभा रहा है। तो जहाँ तक आपका सवाल है सरकारी सेवक, तो सरकारी सेवा में मैं करीब 37 साल रहा। सर्वप्रथम मैं प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अच्छा, सेल में मैं 2 साल रहा। उसके बाद पिताजी का थोड़ा प्रेशर और थोड़ा नॉस्टैल्जिक कारणों से मैं बिहार सरकार में आ गया और बिहार सरकार में सहायक अभियंता से लेकर के अभियंता प्रमुख तक के पर कार्य किया। जहाँ तक ये कहना कि सरकारी सेवा कैसे, सरकारी सेवा तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती ही है, सब तरह की सुविधा होती है, आपको करने का भरपूर अवसर मिलता है। लेकिन जहाँ तक इसमें SC/ST होने के कारण जो प्रभाव पड़ना या उसके चलते जो शोषण होना या उसके चलते जो आपको भेदभाव का शिकार होना, तो यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अभी भी लोग कहते हैं कि संविधान के आने के बाद से ऐसा कम हो गया है, लेकिन नहीं, बहुत स्तरों पर आपको इसका भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, आपके अपने कलीग से, आपके अपने वरीय पदाधिकारियों से। और नॉट ओनली दैट कि आपको जन सामान्य में भी कभी कभी जाते हैं तो ऐसे गांव होते हैं, शहर होते हैं, तो आपको उस संविधान से एक प्रकार का भेदभाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों रूप से मिलता है। नहीं, ये तो बात सही है, उसका रूप बदल गया है, उसका रूप थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ये लोगों की मानसिकता से भी हटा नहीं। हाँ, हटा नहीं है, लेकिन देखिए कम है क्या कि अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी को तो संविधान के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। और अनटचेबिलिटी को करने वालों को, जो अनटचेबिलिटी अपने मन में रखते हैं, किसी दूसरे के प्रति अस्पृश्यता का भाव रखते हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान भी किया है। इसलिए SC/ST एक्ट भी मान लीजिए बना है। इसके बावजूद भी मान लीजिए कि अभी भी चल रहा है, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। उसके अलावा अभी पासवान जाति का जो आप दशा देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पासवान जाति के साथ भेदभाव हो रहा है? देखिए, अनुसूचित जाति में कुल 22 जातियां हैं जी, और 22 जातियों में पहले 18 जाति सरकार ने एक अलग, इसको कहिए संविधान विरोधी तरीके से एक अलग आयोग बनाकर महादलित आयोग का गठन किया जी, जिसमें 18 जातियों को शामिल किया। हाँ। लेकिन बाद में पता नहीं किसी अन्य घटना या अन्य परिवेश के चलते या अन्य कारणों के चलते 3 जातियां और जोड़ दी गई और कुल मिलाकर के 22 में से 21 जातियों को महादलित बना दिया जाति का ये दिया गया और उनको विशेष सुविधा, विशेष प्रावधान किया गया। लेकिन मात्र एक अनुसूचित जाति में दुसाध जाति को, पासवान जाति को महादलित आयोग से अलग रखा गया। और इसके कारण क्या हुआ कि जो अनुसूचित जाति, जिसमें स्पष्ट रूप से संविधान ने और उच्चतम न्यायालय ने वर्गीकरण करने का मना ही किया, कहा कि संपूर्ण एक कोहेसिव एक समुदाय है, इसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन टुकड़ा करके कुछ प्रावधान उनके लिए विशेष करके और इसमें कुछ कम करके, तो इसका प्रभाव अनुसूचित पर जाति पर पड़ा है। और जिसके कारण ये होता है कि आपको अपने समाज में, अपने अनुसूचित जाति में ही आपको एक भेदभाव का नजर आ गया है, आपको अपने ही समाज के लोग दूसरे रूप से देखते हैं। अब इसका पॉलिटिकल कारण हो सकता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया, है ना किया, मेरे दृष्टिकोण से तो उचित नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं सरकार किस सोच के कारण ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसे भी जैसे है ना कि शेड्यूल कास्ट के साथ, सब शेड्यूल कास्ट के साथ एक जैसा व्यवहार, शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में उनके सबका शेड्यूल ट्राइब्स के साथ एक जैसा व्यवहार, एक तरह का मान लीजिए के नियम, OBC के साथ एक तरह का नियम, MBC के साथ एक तरह का नियम, सामान्य के साथ एक तरह का नियम। तो यही संविधान का मान लीजिए कि समानता का अधिकार का ये मतलब है कि जो
मतलब समान लोगों के बीच समानता का व्यवहार, ठीक है। तो जब शेड्यूल कास्ट का अलग कैटेगरी और बन गया, तो अगर उसमें विषमता लाया जा रहा है, मतलब एक को छोड़कर, दो को छोड़कर, चार को छोड़कर किया जा रहा है, एक तरह से संविधान विरोधी हाँ कार्य ही हाँ हो रहा हाँ है। हाँ, मतलब 14 में जो समानता का जो अधिकार है इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ मान ले कि हो गया। अच्छा, दूसरे में एक तो संविधान में कहीं वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है नहीं। संविधान में ये है कि आप किसी को उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब एडिशन हो सकता है शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में, और उस लिस्ट से किसी को डिलीशन हो सकता है, जो हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका भी एक वैध प्रक्रिया है जिसका पालन करना है। हाँ, वैध प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए भी सक्षम प्राधिकार कौन है? संसद है। संसद इवन कि यहाँ तक बहुत सा कोर्ट का निर्णय, इसमें राष्ट्रपति भी जो है, राष्ट्रपति भी ऑल इन ऑल नहीं है। नहीं कर सकता, राष्ट्रपति तब करेंगे जब वहां से संसद से पार होके आएगा, है कि नहीं? क्योंकि संविधान को संविधान सभा ने पारित किया, हाँ, हमारी संसद ने पारित हाँ, तो किया। इसलिए संविधान में संशोधन करके कानून बना के तब किसी को उसमें ऐड करना है चाहे हटाना है, लेकिन इनको जो पावर नहीं था, तो कुछ पावर ही नहीं था, इसके बावजूद भी किया। दूसरे में एक मार्केबल बात मान ली कि आया है इसमें, ईवी चिनैया में उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि एन यूनिक यार्डस्टिक मस्ट बी अडॉप्टेड फॉर गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शेड्यूल कास्ट के बीच में समान एक तरह का मापदंड अपनाना होगा। महादलित आयोग बनने से नहीं हो रहा, खत्म हो गया। अलग अलग मापदंड अपनाना शुरू कर, अलग जात के लिए अलग अलग मापदंड अपनाना शुरू कर दिए। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि हम सभी अनुसूचित जाति को एक वर्ग के रूप में ट्रीट करें, एक समान अधिकार उनको दें, ताकि जो संविधान प्रदत्त जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं हो सके। अच्छा, दूसरा एक और भी मान लीजिए, बहुत सारे देखिएगा, क्या जाति बदलने का कोई प्रावधान है? संविधान का आज तक तो हम लोग आज तक तो हम लोग देखते हैं कि धर्म बदल सकता है, कि बहुत से लोग मान लीजिए कि हिंदू थे पहले, तो मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए, चाहे बौद्ध से मान लीजिए कि वो बन गए, जैन बन गए, लेकिन ये धर्म जाति बदलने का तो आज तक हम लोग कहीं नहीं दिखाई, कहीं आज तक हम लोगों ने सुना नहीं है। एक मान्यता है, मान्यता परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जाति को बदलने का तो कोई न प्रावधान है नहीं। धर्म तो बाद में धारण किया जाता है ना, जब आपको होश आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि कौन रास्ता अच्छा है, तो आप रास्ता को सुनिएगा, लेकिन जाति बदलने का तो प्रावधान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने जाति बदल जो ताती और ततवा है उनको जाति बदल दिया, आज जाति बदल के उनको पाना स्वासी का सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया, अनुसूचित जाति के। हाँ, अनुसूचित बताइए, तो ये गलत तरीका मान लीजिए अपनाया है। विरोध होना चाहिए, तो विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो कहने का मतलब कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, नीतीश जी मान लीजिए है, माना जाता है कि लालू जी का भी साथ है, तो माना जाता है कि दोनों लोग सामाजिक न्याय के आदमी है, संविधान को मानने वाले लोग, फिर भी ये संविधान के विरुद्ध जाकर मान लीजिए हो रहा है। अगर मान लीजिए बीजेपी करती तो बात समझ में आ रहा था कि भाई बीजेपी ये हिंदूवादी, हाँ, हिंदू है, झुकाव है, हाँ, और समानता का विरोधी मान लीजिए है, तो इसलिए मान लीजिए कुछ में हो सकता था कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन हमारे समझ से दुरुस्त करना चाहिए, लोगों को बात को समझना चाहिए, और समाज में भी विरोध बहुत कस के हो रहा है ना। नहीं, अब तो ये संविधान संशोधन की एक बात आ रही है, इस पर भी काफी अधिक विरोध हो रहा है। और जो ये नहीं, संविधान संशोधन की बात नहीं हो रही है ना, संविधान बदलने की बात हो रही है। हाँ, तो संविधान तो मान ले कि बहुत बार मान ले कि उसमें संशोधन हुआ है, 100 से ज्यादा संशोधन हुआ, और जो कहने वाला वो भी कह रहा है 100 से ज्यादा जब हो गया, तो अब न्याय क्या होता है, अब न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये क्या है, भाईचारा क्या है, उसका क्या मतलब है, अब नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जो, लेकिन एक चीज है कि हमको बता रहे हैं कि केशवानंद भारती केस में 13 जज का बेंच जो था, उसने स्पष्ट किया था कि संविधान तो आप कर सकते हैं, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूल संविधान का संरचना है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बुनियादी परिवर्तन क्या है? समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा मान लीजिए कि है, ये सामाजिक न्याय है, और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता है। इसको आप नहीं बदल सकते, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये चूंकि
जो चाहने वाले का बात है, संविधान बदलने की बात जो भी कहते हैं, नहीं तो ये यद्यपि कि जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है, हाँ ये प्रधानमंत्री कार्यालय के कोई आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जाना, इसके पीछे बिना सरकारी बिना प्रधानमंत्री के सहमति के से हो नहीं सकता है। नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इस बात पर सरकार को सोचना होगा कि ऐसा काम होता है। नहीं, एक चीज और है, आपको बता रहे हैं कि ये उनका सिर्फ आर्थिक सलाहकार ही नहीं, जो विवेक ओबराय, कल हमने देखा, पता किया तो मालूम हुआ कि पूरी तरह से सांप्रदायिक आदमी है, वो धार्मिक आदमी पूरी तरह से। और उसने जितना जो आपका ग्रंथ है, जैसे गीता है या मान लीजिए कि पुराण है, सबका इंग्लिश अनुवाद उन्होंने ही किया है। मतलब उसमें इतना मान लीजिए कि सन चुके हैं धार्मिक भावना में, और इसी के कारण चूंकि उनको लग रहा है कि इस संविधान के रहते हुए तो इस तरह के व्यक्ति को तो सलाहकार के रूप में रखना हाँ ये बहुत गलत हो गया ना। प्रधानमंत्री हमारे, उनको अविलंब इस पर विचार करना चाहिए और योग्य और सक्षम पदाधिकारी व्यक्ति को अपने हाँ। तो मान लीजिए कि जो मान सांप्रदायिक व्यक्ति है जो इस तरह का बात करता है और सरकार कह रही कि नहीं हमारा उसमें उनका व्यक्तिगत विचार है, तो सिर्फ कह देने से तो नहीं होता है ना। आप पहले हटाइए। अगर ऐसा है कि अगर आपके रहते हुए आपकी छवि को खराब जो आदमी कर रहा है तो उसको आप हटाइए, और उसके बाद तब लोग आप पर विश्वास करेगा ना। और आप घोषणा करें, हमको घोषणा करना चाहिए कि हम कभी भी नहीं सोचते हैं, हमारा दल कभी नहीं सोचता है और कभी भी संविधान बदलने के बाद तो कदापि नहीं। तो ये उनको स्पष्ट घोषणा करना चाहिए इलेक्शन, अन्यथा उनको बहुत भारी घाटा होने जा रहा है। अगर इसकी घोषणा नहीं करेंगे तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। और इसके संबंध में एक और भी बात है कि जिससे हम लोगों का जो शेड्यूल कास्ट के हमारे लीडर है, तो अधिकतर मैक्सिमम देखिएगा शेड्यूल कास्ट के जो बड़े लीडर हैं सब मान मोदी जी के साथ है, एनडीए में है। चाहे मान लीजिए बिहार में चिराग पासवान हो, इधर जीताराम मांझी हो, या मान लीजिए आप चले जाइए रामदेव का नाम है, वहाँ सभी तो इंडिया के साथी हैं, सब इंडिया के साथी है। तो इन लोगों को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए, ताकि इन पर भी लोगों को विश्वास। देखिए इस संबंध में मेरा थोड़ा सा विचार भिन्न है जी। इसमें यह कहना है कि ये लोग क्या अपनी राय अलग देंगे, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांशतः जो लिए हैं ये पार्टी के नेता हैं, जदयू बीजेपी कांग्रेस ने इन्हें चुनाव किया है। पूना पैक्ट में जो बाबा साहब ने जो महात्मा गांधी जी के साथ जो समझौता किया और जिसके अनुसार जो प्रावधान था हमारा डुअल इलेक्शन का, अनुसूचित जाति के लोग अपना प्रतिनिधि अलग चुनेंगे और राजनीतिक दल से प्रतिनिधि अलग चुनेंगे, जिसको समाप्त करके मात्र एक कर दिया गया। तो उसके पश्चात कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि वस्तुतः जनता के प्रति, हमारे अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि नहीं रह गए, वो पार्टी के प्रतिनिधि रह गए। नहीं ये तो पार्टी की विचारधारा से अलग हट करके उनको बोलने में कठिनाई नहीं ना, पार्टी से अलग नहीं है, तो उनका पार्टी हर एक पार्टी का अलग विचारधारा है और पार्टी का हेड है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि जो पार्टी के हेड है, जैसे चिराग पासवान अपने पार्टी के हेड है, मान लीजिए पारस अपने पार्टी के हेड है, मांझी जी अपने रखना चाहिए। मतलब हम वो कहना चाह रहे हैं कि उनको इस बात को रखना चाहिए कि इस चीज को हमारा समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये मान लें कि बोलना चाहिए। और दूसरे में आपने जो कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि जो जाते हैं जीत कर, असल में वो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि नहीं होते। भले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से संबंधित रहते जरूर हैं, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि नहीं होते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। नहीं प्रतिनिधि है ही नहीं है, क्योंकि दूसरे के वोट से जीत के आते हैं ना, सबों के वोट से जीत, दूसरे के वोट से, अदर देन शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट भी देते हैं, लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, मान लीजिए वहाँ पर 85% दूसरा है, तो स्वाभाविक है कि 85% वो लोग वही जिसको चाहेगा जिताएगा, तो उसके वोट पर जीतेंगे, तो प्रतिनिधि उसी का करेगा ना। लाचारी भी है। तो इसलिए मान लीजिए कि इस तरह से हम लोगों को पुनः पैक्ट जो है ना एक तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन तो सरकार अभी अनुसूचित जाति को बहुत हद तक SC/ST को संबंध में बाबा साहब की पुस्तक का पुनः पैक्ट बनाम के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। काफी स्पष्ट जानकारी उन्होंने दी है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी करीब 30% के करीब आ रही है, मतलब अन्य प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है ना। देखिए सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, सक्षम प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व, सही प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है। तो अब तो नाम के लिए एक तरह से नौकर जिससे नौकरी करता है उस तरह से आप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अपना विचार कुछ रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या कम है, उनको कठिनाई भी होती है ना, उनको पार्टी में रहते हुए कठिनाई होती है, उनको नहीं होती है ना। तब साथियों आज बस इतना ही, आगे फिर हम बात करेंगे। जय भीम, जय भारत,
जय संविधान।